अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं और एग्जांपल 1.8 तक हमने कवर करवा दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। और उसके बाद आज हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है। एग्जांपल नंबर है 1.9 और पेज नंबर है 9। न्यू बुक एडिशन जो सिंध बोर्ड का है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जा रहे हैं। आज का हमारा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर क्या पूछा गया है तो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन क्या किया गया है और क्या चीजें गिवन है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया कि हमें जो कुछ गिवन होता है डेटा हम अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन बनाते हैं। जिस तरह का हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हुए हमने डेटा बनाना होता है। तो देखें क्या लिखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो कि बना by the complete thermal decomposition of butane gas। ब्यूटेन गैस के 50 डेसीमीटर क्यूब हमने ब्यूटेन गैस ली थी। ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला होता है C4H10। हमने इसके 50 डेसीमीटर क्यूब लिया और हमने इसको क्या किया, बर्न किया, जलाया। तो जलाने पे क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम निकला हमने बेसिकली वो कैलकुलेट करना है। एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर है किसी चीज को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पर हमने ब्यूटेन गैस को जलाया। तो देखें यहाँ पर लिखा है C4H10, ये ब्यूटेन गैस है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया। जलाने पर, हीट करने पर जब वो बर्न किया हमने तो उसमें से निकला कार्बन डाइऑक्साइड और निकला वाटर। तो हमारे पास हमसे ये सवाल पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा। आपने ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इसका हमें वॉल्यूम दे दिया और वॉल्यूम जो दिया वो है 50 डेसीमीटर क्यूब। तो हम देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैलकुलेट करना है, ये हमने लिखा। उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन गैस का वॉल्यूम दिया है 50 डेसीमीटर क्यूब, तो हमने यहाँ पर उसको मेंशन। हमें वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है और ब्यूटेन गैस का हमें वॉल्यूम दिया है। तो हम वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे, तो हमने मेथड अप्लाई किया था स्टोइचियोमेट्रिक, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जो चीज आपको गिवन है उसको फर्स्ट पे लिखेंगे और जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको यहाँ पर लिखेंगे और बीच में लगा देंगे रेशो। हमारे पास गिवन क्या है, C4H10 का वॉल्यूम गिवन है तो हमने इस तरफ लिखा और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमने क्या करना था, कैलकुलेट, हमने इस तरफ लिखा। तो C4H10 इसका हमने क्या मालूम, इसका इसका हमें वॉल्यूम गिवन है और ये हमें वॉल्यूम इसका फाइंड करना है। तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा सवाल हो, जैसे कि पहले मैंने करवाए थे मास मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, आज का जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें यहाँ पर भी वॉल्यूम गिवन है और यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम गिवन है। जब दोनों तरफ वॉल्यूम गिवन हो तो हम इसको कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हमें वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि C4H10 इसका वॉल्यूम कितना होगा। हमने पढ़ा था कि एक मोल कोई भी चीज हो उसका वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। एक मोल की इतनी वैल्यू होती है। तो C4H10 के कितने मोल दिए थे, 2। तो हम क्या करेंगे, 22.4, एक मोल कितनी होती है तो 2 कितनी होगी उसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने पर ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उसी तरह वॉल्यूम निकालना है। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का भी 22.4 होगा और 8 मोल है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसका आंसर आ गया 44.8, इसका आंसर आ गया 179.2। देन उसके बाद हमने सवाल के ऊपर जाना है कि सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा गया था। सवाल के अंदर हमें वॉल्यूम गिवन था, इसका वॉल्यूम जो ब्यूटेन गैस थी उसका वॉल्यूम था 50 और हमें सवाल के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा गया था। तो हम सवाल की तरफ देखकर इसके वॉल्यूम को लिख लेंगे और इस जगह क्योंकि जाहिर है कैलकुलेट करना है तो हमने यहाँ पर x लिखना है। जब हम लिख लेंगे तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हुए 44.8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और 50 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 179.2 के साथ। तो देखें यहाँ पर लिखा है 44.8 मल्टीप्लाई बाय x और यहाँ लिखा है 50 मल्टीप्लाई बाय 179.2। ये हमने मल्टीप्लाई करवाया, इसको मल्टीप्लाई करवाया। हमें कैलकुलेट करना है x। तो हमें अगर x कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, x यहीं रखा रहेगा और 44.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम जब डिवाइड करवाएंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 179.2 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8960 और डिवाइड बाय क्या लिख देंगे 44.8। देन उसके बाद इसको हम फर्दर डिवाइड करवाएंगे। जब हम डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 200 और जाहिर है हमें वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब और x मालूम किया था हमने, लेकिन x क्या था, x था कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 200 डेसीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये आपको मास 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 वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप
आपको समझ आ चुके होंगे। देन आप हमारे आगे बात करते हैं, आज का हमारा एक नया टॉपिक है और ये है राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, किसी भी कोई कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालते हैं हम लोग तो बड़ी वैल्यू आ जाती है। अब उस बड़ी वैल्यू में पॉइंट लगा होता है, हमने क्या करना होता है, पॉइंट के बाद हम लोग ये करते हैं, अमूमन यही करते हैं, हर जगह यही किया जाता है कि पॉइंट के बाद 3 रकमें 2 रकमें टीचर क्या देता है वो लिखनी है। लेकिन उसका तरीका क्या क्या होता है कि 2 रकमें क्यों लिखनी है, 3 रकमें क्यों लिखनी है या 1 रकम क्यों लिखनी है, उसका उसका तरीकाकार क्या होता है, उसके तरीके को फॉलो करेंगे हम और उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। तो ये केमिस्ट्री के अंदर हमें ये भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल इसके भी आ जाता है कि राउंड ऑफ करके दिखाएं, इतनी बड़ी वैल्यू पॉइंट दे दिया जाता है कि आप इसको तो 2 हिस्सों तक राउंड ऑफ करें, 3 हिस्सों तक करें, तो हम लोग इसको लेट्स सपोज 2 डिजिट्स तक हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, 2 डिजिट्स तक, और 2 डिजिट्स तक हम इसको राउंड ऑफ करके फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। लेट्स सपोज हमारे पास मैं आपको पहले एक तरीकाकार समझा दूं, अगर हमारे पास वैल्यू हो 1 2 3 और 4, ये अगर छोटी वैल्यूज होंगी तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने पर पीछे वाले नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे वाले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 1 2 3 4 वाले डिजिट हो, उसकी उसकी वजह से पीछे वाले डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को मैं क्लियर करता हूं। अगर आपके पास हो 6 7 8 9, अगर ये वैल्यू आ जाए तो हमारे फिर इसको भी हम, इन वैल्यू को भी हम क्रॉस करेंगे, लेकिन पीछे वाला जो उसका डिजिट होगा, पीछे वाला जो नंबर होगा, पीछे वाले नंबर को के अंदर हम एक नंबर इजाफी कर देंगे, एक इजाफी कर देंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे। और अगर 5 हो तो कंडीशन डिफरेंट होती है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, अगर हमारे पास ये सवाल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की वैल्यूज के अंदर हमने देखना है कि इस वैल्यू में आ रहा है आखिरी हिस्सा या इस वैल्यू में आ रहा है। तो देखें यहाँ पर 8 लिखा है, इस वैल्यू में आ रहा है, तो मैंने लिखा क्या था, पीछे वाले नंबर को के अंदर एक इजाफी होगा और इस नंबर को क्रॉस करेंगे। देखिए मैं इस नंबर को क्रॉस कर देता हूँ और क्या लिखूंगा, 2.67854352, और ये 9 है तो क्या हो जाएगा, 9 है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, 9 है तो ये हो जाएगा 10, और 10 का मतलब है ये हो जाएगा 0, और इसका जो एक बच जाएगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि अगर वो 2 है तो क्या हो जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। तो ये 9 भी क्या हो जाएगा क्रॉस, और ये क्या हो गया 2 बन गया 3। देन उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस नंबर को देखना है, तो इस नंबर को देखें 3 कहाँ पर आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे, पीछे वाले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे 2.678543 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आखिर में आ रहा है 5, यहाँ ना इसमें मैंने 5 मेंशन किया ना इसमें 5 मेंशन किया, अगर 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 5 आ जाए तो हम ये करेंगे, पीछे वाले नंबर को देखेंगे, पीछे वाला नंबर अगर, पीछे वाला नंबर अगर हमारे पास ओड में हो, ओड यानी कि ताक हिंसों में हो, यानी कि 1 3 5 7, अगर ऐसे अल्फाजों में हो तो नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मींस एक हिस्सा बढ़ जाएगा। और अगर पीछे वाला नंबर इवन हो तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 5 है, 5 को हम कैंसिल करेंगे, लेकिन ये 3 जो है, 3 कौन सा नंबर होता है हमारे पास, ओड, ओड नंबर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, 6 7 8 5 4, और ये भी क्या हो जाएगा 4। देन उसके बाद इसकी बारी, 4 को देखें तो यहाँ नजर आ रहा है, पीछे वाला नंबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम 4 को क्या कर देंगे क्रॉस, तो देखें ये बन जाएगा 6 7 8 5 4, अगेन 4 आ रहा है, 4 को क्या कर देंगे हम कैंसिल, और 4 को कैंसिल करने के बाद जाहिर है पीछे वाले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये नहीं लिखेंगे, 2.6785 इसी तरह लिखेंगे। अभी हमारे पास आखिर में 5 आ रहा है, तो 5 की कंडीशन 2 बता दी थी, अगर पीछे वाला नंबर ओड हो, यहाँ पर कौन सा है, इवन नंबर है, ओड नहीं है, इवन नंबर हो तो उसको चेंज नहीं करेंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, वैसे लिखेंगे 2.678। देन उसके बाद 8 है, 8 बड़ी वैल्यू है, इसमें आ रहा है, उसको हम क्रॉस करेंगे, पीछे वाला नंबर एक इजाफी कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2.6,
और ये 7 क्या बन जाएगा 8। देन उसके बाद हमने 2 डिजिट तक लाना था, अगर 3 डिजिट तक लाना हो तो यहाँ तक आंसर होगा, अगर 2 डिजिट तक लाना हो तो हम क्या करेंगे, फर्दर एक दफा एक और हिस्से को भी हम क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करें 8 को, तो 8 भी बड़ी वैल्यू है, क्रॉस करने पे पीछे वाला नंबर एक इजाफी 6 है तो हो जाएगा 7। अगर एक हिस्से तक लेकर जाना हो तो फिर हम 7 को भी क्रॉस कर देंगे और 7 भी बड़ा नंबर है, पीछे वाला हिस्सा बढ़ जाएगा और ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 3, फिर 7 भी कैंसिल। तो ये सिंगल डिजिट एक डिजिट तक अगर आंसर लाना हो तो हम ये करेंगे, अगर 2 डिजिट तक लाने हो तो हम ये करेंगे। तो जो सवाल के अंदर दिया हो हमने वही करना है, अगर 3 डिजिट तक लाने हो तो हम यही करें, ये यहाँ तक करेंगे। तो हमें जहां तक डिजिट्स कैलकुलेट करने होंगे वहां तक हम उनको सॉल्व कर देंगे, अगर सिंगल डिजिट तक करना हो तो यहाँ तक हम सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको राउंडिंग ऑफ वाला मेथड समझ आ गया होगा। देन हमने पढ़ना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है उसमें हमें बहुत बड़ी वैल्यू दे दी जाती है, इसमें भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है लेकिन पॉइंट में। अगर बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू दी जाए और आपको कहा जाए इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आपको पहले एक एग्जांपल करवा देता हूँ। यहाँ देखें, अगर लेट सपोज इतनी बड़ी वैल्यू है और आखिर में कुछ नहीं होता तो पॉइंट होता है बेसिकली, और ये इतनी बड़ी वैल्यू दे दी हमें और इसको कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट में आप कन्वर्ट करके दिखाएं। आपके पास पेपर में जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, छोटा कैलकुलेटर होता है या साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं इतनी बड़ी वैल्यू को, देखिएगा जरा, ये पॉइंट जो है आपको आपकी अपनी मर्जी है, आप 0.3 के बाद लगाएं, 0 के बाद लगाएं, आप जहां भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। जितना मैक्सिमम छोटा करेंगे वैल्यू को उतना ज्यादा परफेक्ट आंसर आएगा। तो मैं मैक्सिमम छोटा कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूं तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 पॉइंट, और पॉइंट के बाद एक हिस्सा लिख लें तो ये बहुत जरूरी होता है। 3 पॉइंट मैंने लिख दिया 0, आगे अप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट, आगे लिख देंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दो तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते प्रोनाउंस के 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर दैट, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। तो जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आ जाता है तो 3.0 एक्सपोनेंट पढ़ता है उसको। एक्सपोनेंट क्या पढ़ेंगे देखें जरा, हमने ये पॉइंट कितना शिफ्ट किया और कौन से हाथ से कौन से हाथ की तरफ आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा हाथ ये सीधा आपको नजर आ रहा होगा, सीधा हाथ से हम उल्टे हाथ की तरफ जब भी मूव करते हैं, सीधे से उल्टे की तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव में लेते हैं। और पॉजिटिव आपको पता है पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता, गिन लेते हैं कितना है इनसे पीछे किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हमने पीछे लाया पॉइंट को, तो इसके ऊपर लिख लेंगे 9। लेकिन पॉजिटिव का मतलब साइन यूज होगा, साइन लिखते नहीं है लेकिन ये शो कर रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो 3.0 एक्सपोनेंट 9 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन इसी की और एग्जांपल देख लें, अगर लेट सपोज हमारे पास ये एग्जांपल दी हो, इसका पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, तो पॉइंट अगर यहाँ दिया है हमने इसको क्या करना है, छोटा करना है इस वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे इसके पॉइंट को शिफ्ट करेंगे और मैक्सिमम छोटा करेंगे, 3 के बाद लगा देते हैं तो 3 पॉइंट क्या कर देंगे 0, और फिर लिखना है आपने एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना पॉइंट पीछे किए, यहाँ से आपने काउंटिंग शुरू नहीं करनी, जहां से आपने पॉइंट को पीछे लाया वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और वो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 3। तो ये भी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, तो ये भी साइन किस में आएगा पॉजिटिव। इंशाल्लाह आप इस तरह की एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देन आगे देखिए एक और एग्जांपल हमने दी है और वो एग्जांपल है हमारे पास 0.00986, यानी बहुत छोटी वैल्यू। अगर बहुत छोटी वैल्यू हो और पॉइंट पहले ही दे दिया हो, इसका मतलब है आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट को वही वाला शिफ्ट करेंगे, लेकिन पॉइंट को वही शिफ्ट करेंगे जहां पर कोई नंबर हो, नंबर के बाद पॉइंट लगा दे। और अगर हम यहाँ शिफ्ट करके जाते हैं तो अब हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ उस पॉइंट को धक्का दिया है, पॉइंट को लेकर गए। अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास साइन आएगा नेगेटिव, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे नेगेटिव। लेकिन पहले देख लेते हैं 9 और पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख लेते हैं 9.8। एक्सपोनेंट लिखेंगे, एक्सपोनेंट में कितनी वैल्यूज पीछे गए, 1 2 3 4, 4 वैल्यू पीछे गए, तो इसका मतलब है यहाँ लिख देंगे 4, लेकिन किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ गए। इसकी और एग्जांपल देख लें, लेट सपोज हमारे पास और एग्जांपल है, कोई और वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव वाले की, पहले 3 2 5 8 6.004, अगर ये वैल्यू दी हो या हमारे पास ऐसी वैल्यू हो 0.0000091, इस तरह की वैल्यू दी हो, तो हम क्या करेंगे,
लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद 3.2 हो जाएगा हमारे पास 3.2। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट किया है और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आए तो इसका मतलब गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 3 लिख देंगे और साइन पॉजिटिव का आएगा, तो ये हमारा पास हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास लेट सपोज ये इतनी बड़ी वैल्यू है और 0.0 है, यानी कि ये बहुत छोटी वैल्यू है और छोटी वैल्यू को हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 और फिर लिखाएंगे एक्सपोनेंट, यहाँ से काउंट करेंगे कितने डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट बन रहे हैं तो हम लिखेंगे 8, लेकिन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ गए तो माइनस का 8 लिखेंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। देन उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं और ये बहुत इजी हैं, बहुत आसान है, इसलिए मैंने इनको सॉल्व कर दिया और जल्दी से मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1.10 आपको मिलेगी और न्यू बुक के अंदर, और इसमें क्या करना है, आपने ऐड करना है। अभी हमने एक्सपोनेंट निकालना सीखा, राउंड ऑफ सीखा, उसी को फॉलो करते हुए हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। 1.31 एक्सपोनेंट 3 मल्टी एंड 3.15 एक्सपोनेंट 2, ये दो वैल्यूज है, बस इनको हमने ऐड करना है बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूल को फॉलो करते हुए हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो लेट्स सी देखें क्या होता है। ये हमारे पास 1.31 एक्सपोनेंट 3 लिखा हमने इस वैल्यू को, ये देखें क्या है 3.15 एक्सपोनेंट 2। इस एक्सपोनेंट और इस एक्सपोनेंट की वैल्यू को बराबर करना जरूरी है ताकि आप ऐड कर लें, आसानी से आप ऐड कर सकें। तो ये एक्सपोनेंट 2 है, ये एक्सपोनेंट 3 है। मैंने आपको तरीकाकार क्या समझाया था, अगर ये एक्सपोनेंट 2 हो तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 3.15 एक्सपोनेंट 2 हो, इसको हमने 3 कैसे बनाना है, इसके जैसा कैसे बनाना है। ये एक्सपोनेंट 3 है तो इसको भी एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को पीछे ले जाएंगे। जब हम पॉइंट पीछे ले जाएंगे, एक हिस्सा यहाँ से बढ़ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 0.0, खुद से लगाते हैं, पॉइंट पीछे आ गया 3 और 15 एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 2 था तो क्या हो जाएगा 3, एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे। तो हमने यही वाली वैल्यू यहाँ पर उठा के लिखी, इस वैल्यू को हमने एक्सपोनेंट 3 में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपोनेंट 3 में कन्वर्ट करने के बाद यही ट्रिक है, यही आपको आना चाहिए। एक्सपोनेंट 3 करने के बाद आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया सिंपली कैलकुलेटर से, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल 1.11 और इसमें क्या करना है आपने, ये एडिशन मेथड था, अब मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा क्या करना है, मल्टीप्लाई 7.0 एक्सपोनेंट 12 एंड 2.0 एक्सपोनेंट -3 बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रूल को फॉलो करते हुए हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने हुए क्या आएगा, देखते हैं जरा, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है, एक्सपोनेंट की वैल्यूज को सेपरेट कर लेना है और बाकी वैल्यूज दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ देखना है। देखें ये 7.0 ये इसका लिख लिया, एक्सपोनेंट छोड़ दिया, इसका लिख लिया 2.0, इसका एक्सपोनेंट छोड़ दिया। तो हम जब इसके एक्सपोनेंट छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 7.0 इंटू 2.0। ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसका एक्सपोनेंट 12 था और इसका एक्सपोनेंट -3 था, तो हमने इन दोनों की वैल्यू को लिखना है, बेसिकली इनको आपस में क्या करवाना है, इनकी पावर को माइनस करवा देना है। तो हमने लिखा 12 और -3 एक्सपोनेंट 12 -3। देन उसके बाद इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 हो जाएगा और 12 में से 3 निकालेंगे, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 9। फिर आपको हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि आपने क्या करना है, सबसे छोटा डिजिट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऐसे समझे, यहाँ पर पॉइंट होगा तो 14 है, 14 के पीछे अगर इस पॉइंट को ले जाए यहाँ पर तो ये आपके पास बन जाएगा 1.4। अगर आप पॉइंट पीछे लेकर जाते हैं तो यहाँ मेथड मैंने समझाया था, अगर पॉइंट पीछे ले जाएंगे तो एक हिस्सा बढ़ जाएगा और एक हिस्सा यहाँ पर कितने थे 9, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। तो इस तरह एक वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी पॉइंट पीछे बढ़ाने की वजह से इसका आंसर आ जाएगा 1.4 एक्सपोनेंट 10। देन उसके बाद हमारे पास एग्जांपल 1.12, इसके अंदर हमने क्या करना है, डिवाइड, प्लस करना था, मल्टीप्लाई करना था, अब हमने डिवाइड करना है। दो वैल्यूज है, डिवाइड 6.60 एक्सपोनेंट 8 विद 3.20 एक्सपोनेंट 3 बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना। तो ये देखें 6.60 ये वैल्यू एक्सपोनेंट 8 और यहाँ पर वैल्यू थी 3.20 एक्सपोनेंट 3। देन उन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इसके एक्सपोनेंट ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब ये प्लस का है तो ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा एक्सपोनेंट 3, और एक्सपोनेंट 3 अगर माइनस का हो गया तो इसका मतलब है ये वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, ये वैल्यू भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर देखें मेंशन की है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट 3 कहाँ चला गया, 8 के साथ माइनस में चला गया
तो ये इन दोनों वैल्यूज को हम सिंपली डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.60 और इनको माइनस करवा देंगे, 8 में से 3 निकालें तो हमारे पास बच जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद एग्जांपल नंबर 1.13 1.13 में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 3.25 एक्सपोनेंट 4 और इसकी पावर दे दी हमें 2, इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। उसी रूल को फॉलो करते हुए तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू के साथ जो एक्सपोनेंट है वो अलग से लिखना है और इस वाली वैल्यू के साथ जो पावर है वो अलग से लिखनी है, और एक्सपोनेंट 4 जो लिखा हुआ है इसके साथ इस पावर को अलग से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 दफा हम लिख लेंगे। देखिए मैंने क्या किया, 3.25 लिखा और इसके ऊपर पावर डाल दी 2, ये जो पावर गिवन थी, और एक्सपोनेंट 4 लिखा और 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 2। तो इसके साथ भी लिखा हमने, इसके साथ भी लिखा। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 10.56 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब ये 10.56 है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, पॉइंट को पीछे शिफ्ट करते हैं। जब पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा, एक्सपोनेंट 8 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंट 9, और ये हो जाएगा 1.056। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1.056, एक्सपोनेंट 8 था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंट 9। देन आखिरी एग्जांपल है बहुत शॉर्ट सी, और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है 2.5 एक्सपोनेंट 7 बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस वाली वैल्यू को हमने भी सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट में वैल्यू गिवन है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन की टर्म को यूज करते हुए। देन हमने क्या करना है, सिंपली ये कर देंगे कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, ताकि हम स्क्वायर आसानी से निकाल दें, इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देते हैं। आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.5 था, एक्सपोनेंट 7 था, तो ये शिफ्ट होकर वहां जाके बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 25। अगर हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो ये पावर 1 गुना कम हो जाती है, 7 है तो क्या हो जाएगी 6। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 25 एक्सपोनेंट 6। 25 का अंडर रूट होता है हमारे पास 5, एक्सपोनेंट 6 है, इसका अंडर रूट हो जाएगा 3, तो ये एक्सपोनेंट 3 बच जाएगा और इसका 5, ये हमारे पास आंसर। देन उसके बाद हम आप न्यूमेरिकल्स करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के, तो चले आए उनको भी हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर स्टोइचियोमेट्री का न्यूमेरिकल नहीं आया तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जरूर न्यूमेरिकल आएगा, और एक ही मेथड है दोनों का। दोनों को जिस तरह मैंने पहले मेथड स्टोइचियोमेट्री का समझाया था, बिल्कुल एज इट इज मेथड हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे लिए आसानी हो, मुश्किलात पैदा ना करें। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। एग्जांपल 1.5 है, इसके अंदर हमें सवाल पूछा है कि कंबस्टन ऑफ इथीन, इथीन को हमने कंबस्ट किया इन द एयर, हवा के अंदर, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे बना कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना, साथ ही साथ वाटर बना। इन द फॉलोइंग इक्वेशन, जैसे कि देखें ये इथीन है, C2H4 प्लस 3O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे इसको बर्न किया, जलाया और कंबस्टन किया। जब जलाया तो उसके अंदर से निकला कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकला, वाटर। तो देखिए क्या लिखा है, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ C2H4, इसका मास गिवन है और इसका मास हमें कितना गिवन है, 2.8 ग्राम। कंबस्टन ऑफ इथीन कर रहे हैं, इसका मास हमें गिवन है, एंड 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास भी गिवन है हमें, ऑक्सीजन का मास भी हमें गिवन है, तो दोनों के मास गिवन है। इज अलाउड टू इग्नाइट, उसको अलाउड किया गया कि उसको बर्न किया गया, जलाया गया। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमने क्या मालूम करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, और साथ ही साथ डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मास फाइंड करना है और हमें इन दो के मास गिवन है। ऐसे सवाल जब भी आ जाए, एक चीज का मास गिवन हो और एक चीज का मास कैलकुलेट करना हो, दो मास गिवन हो, तो आप ऐसी इक्वेशन को समझ जाएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये ना भी लिखा होता तो हमें समझ आ जाती, क्योंकि यहाँ पर दो मास गिवन है, एक मास था 2.8 और दूसरा मास हमारे पास था 6.4। अगर दो मास गिवन हो तो इसका मतलब है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है, और हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी होती है तो हम यहाँ पर आपको करवाते हैं। देखिए हमारे पास सवाल क्या था, सबसे पहले तो डेटा बना देते हैं। मास ऑफ C2H4, ये मास ऑफ C2H4 2.8, देन मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास था 6.4। हमने क्या कैलकुलेट करना था, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने लिखा। देन उसके बाद मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, ये हमने कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है स्टोइचियोमेट्री का मेथड, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जिस चीज का मास गिवन हो उसको इस तरफ लिखते हैं, और जिस चीज का मास फाइंड करना हो उसको इस तरफ लिखते हैं। तो मैंने हमें दो मास गिवन है, तो पहले मैं इस मास से इसका मास कैलकुलेट कर लूंगा, पहले मैं इसके मास से इसका मास कैलकुलेट कर लूंगा, जो आंसर आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके मास से इसका मास कैलकुलेट कर लूंगा।
फिर इसके बाद जो आंसर आ जाएगा दोनों में छोटी वैल्यू आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए चले आए करते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे C2H4, इसका मास हमें गिवन था और इसका मास हमने कैलकुलेट करना था, वो लिखा 2CO2। आपको मैंने क्या तरीकाकार समझा था, मैंने कहा था आपको कि आप सबसे पहले जब ये दो वैल्यूज लिख लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जाहिर है इसका मास निकालना है तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा हमें, मॉलिक्यूलर मास। तो दोनों के हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो C2H4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 2 कार्बन का होता है 12 प्लस 4 ऑक्सीजन का होता है और हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ पर बनेगा 12 2 24 प्लस 4 1 4, तो ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। देन उसके बाद हमारे पास 2CO2, कार्बन और ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है और कार्बन का मास 12, 2 ऑक्सीजन का मास 16, 12 1 12 16 2 32 और ये हमारे पास हो जाएगा 44। मल्टीप्लाई करवा देंगे, चूंकि पीछे नंबर ऑफ मोल थे 2 तो हम लोग कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और ये हमारे पास 88 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया 88, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, इसके मॉलिक्यूलर मास लिखने के बाद हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल में इसका इथीन का मास कितना दिया था 2.8 और हमें सवाल में कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या किया गया था, पूछा गया था। हम क्या करेंगे, इनको लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय x और 2.8 मल्टीप्लाई बाय 88। इसको लिखने के बाद x हमने कैलकुलेट करना है, 28 मल्टीप्लाई और है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइड बाय 28। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 246.4 आ जाएगा और उसको डिवाइड करवा देंगे 28 से तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 8.8 ग्राम। ये मास आ गया हमारे पास। किससे आया, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला, लेकिन किससे निकाला, इथीन से। कितना आया हमारे पास 8.8 ग्राम आ गया, ये जरूर लिखना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, एक मास हमने कैलकुलेट कर लिया, इससे इसका मास कैलकुलेट कर लिया। फिर हमारी इसकी बारी ऑक्सीजन से मास इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं 3O2। देन उसके बाद दोबारा 2CO2 लिख देंगे। 3O2 का मतलब है ऑक्सीजन एक का होता है 16 और 16, लेकिन यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। 32 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 96। हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आया 96। इसका मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट किया था 88 आया था। अब हम जब मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में ऑक्सीजन का मास कितना दिया था 6.4 और हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है तो हमने क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 6, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 88, x निकालना था, x यहीं रहेगा, 96 डिवाइड में चला जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा x 5.87 ग्राम। और ये जो मास आया ये मास था और एक मास ये था। हमने देखना है इन दोनों में से मास किसका छोटा आया, जो छोटा होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑफ इज ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन है क्योंकि ऑक्सीजन से जब हमने मास निकाला तो उसका मास आया 5 पॉइंट और इसका आया था 8 पॉइंट। ये बड़ी वैल्यू है, हम ये नहीं लिखेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब होता है छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू ऑक्सीजन से आई थी और वो कितनी थी 5.87 ग्राम, यानी कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल हो गया। कितना आसान सा न्यूमेरिकल है। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, एग्जाम्पल 1.16 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके अंदर क्या पूछा है देखें, व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड, जब हम एल्यूमिनियम को हीट करते हैं विद द नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के अंदर एल्यूमिनियम को हीट कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में, और जब हम हीट करते हैं तो उसको टेम्परेचर देते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे क्या निकलता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इफ 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास दे रहे हैं एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का भी मास दे रहे हैं, इसका भी मास गिवन है, इसका भी मास हमारे पास गिवन है। और क्या कर रहे हैं, अलाउड टू रिएक्ट, और इन दोनों को रिएक्ट करवाया। फाइंड आउट द, क्या मालूम करना है आपने, सबसे पहले इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के बाद फिर हमने क्या करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसका मास कैलकुलेट करना है, मास हमने इसका कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ एक थर्ड क्वेश्चन दिया है कि मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट भी मालूम करें, तो मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट हम मालूम कर लेंगे। तो देखते हैं 3 सवाल हमसे पूछे हैं इस सवाल के अंदर, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास और साथ ही साथ मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। देखिए पहले भी मैंने बताया था आपको कि अगर दो मास गिवन हो 67.5 140, दो मास गिवन है तो इसका मतलब समझ जाएंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल। हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे, लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना गिवन था 67.5, वो हमने लिखा। मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना गिवन था 140, वो हमने लिखा। आर अलाउड टू रिएक्ट, उनको रिएक्ट करवाया और क्या क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड
और साथ ही साथ मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, ये हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन करेंगे, मैंने अभी तरीकाकार आपको ये बताया था कि इसका मास गिवन है, इसका मास गिवन है और इसका मास कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा फिर इससे इसका फिर वो जो आंसर आ जाएगा उसके बाद आप इसके मास से इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इसके मास से अलग से इसका कैलकुलेट करेंगे, इसके मास से इसका अलग मास कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों में छोटा आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा एज यूजुअल जो पहले हमने पढ़ा। तो देखें क्या लिखते हैं, सबसे पहले मास किसका गिवन है, एल्यूमिनियम का, निकालना किसका मास है, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसका मास होता है 27, तो 27 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 54, ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का कितना होगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का भी उसी तरह करेंगे कि एल्यूमिनियम का एक का 27 होता है, मैं ऐसे डायरेक्टली करवा देता हूँ 27 और प्लस कर देंगे, नाइट्रोजन का मास होता है 14, हमें इसको प्लस करना है और प्लस करने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा 82 आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का मास कितना गिवन था 67.5, हमने वो लिखा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास मालूम करना था, हमने वो लिखा x, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई बाय x 67.5 मल्टीप्लाई बाय 82 हम करेंगे, और ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x मालूम करना है, 54 मल्टीप्लाई यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड होने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 102.5 ग्राम। ये मास आ गया किसका, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास कैलकुलेट किया, लेकिन किससे कैलकुलेट किया, एल्यूमिनियम से, और आंसर क्या है 102.5 ग्राम। देन इसका मास तो हमने कैलकुलेट कर लिया इसके साथ, लेकिन अब हम नाइट्रोजन का मास इससे कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आता है, नाइट्रोजन लिखेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिखेंगे, नाइट्रोजन का मास होता है 14, लेकिन दो है तो कितने हो जाएंगे 28। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का अभी हमने कैलकुलेट किया था 82 आया था, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसका मास सवाल में कितना गिवन था, सवाल में गिवन था 140, वो लिखा, और इसका मास मालूम करना था, इसकी जगह लिखा x, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम एज इट इज 28 मल्टीप्लाई बाय x और 140 मल्टीप्लाई बाय 82, x निकालना है 140 मल्टीप्लाई बाय 82 वैसे लिखेंगे, 28 मल्टीप्लाई और यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 410, और 410 हमारे पास ये आंसर है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमारे पास कितना आ गया 410। इसका मतलब मास ये वाला कितना था, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो एल्यूमिनियम से निकाला था वो था 102.5 ग्राम, और इसका मास आया 410। इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ, तो हम आखिर में जाके लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज, कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम विच इज, जिसकी वैल्यू कितनी है 102.5 ग्राम। तो जिसका मास छोटा होता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, यानी कि हमने ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट कर लिया और साथ ही साथ हमने मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट का मास मालूम करने से पहले आपको सबसे पहले मोल कैलकुलेट करने होंगे। मोल किस किस चीज के, दो रिएक्टेंट है जिसके मास गिवन है, इन दोनों के आप मोल कैलकुलेट कर लें। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको फॉलो करके हमने मोल निकालना है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा, मास कितना था एल्यूमिनियम का 67.5, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मोल। इसी तरह मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोल मालूम करना है, नाइट्रोजन कितना मास कितना था 140, डिवाइड बाय करवा देंगे 28, नाइट्रोजन का मास होता है 28, एक का 14, दो का 28, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, आंसर आ जाएगा 5 मोल। ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट मालूम करेंगे। आपको पता है यहाँ पर इक्वेशन जो दी गई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एल्यूमिनियम के कितने मोल दिए थे 2, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हमने लिखा। अगर इसके मोल होते एल्यूमिनियम के कितने होते 2.5, तो हम क्या लिखते हैं 2.5 ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू, हम क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 का मतलब ये वाला 1 वो मोल ऑफ नाइट्रोजन, और ये 2 का मतलब एल्यूमिनियम के मोल, 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2.5 को क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, इससे इसको डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25। तो 1.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल आ गए हमारे पास 1.25। ये जो 1.25 है तो हमने एक्सेस मोल निकालना है। एक्सेस मोल का मतलब होता है
ज्यादा नंबर ऑफ मोल किसके हैं, ज्यादा नंबर ऑफ मोल किसके हैं, 5 ये मोल ज्यादा जो थे वो 5 थे, नाइट्रोजन के थे, तो 5 में से इसको क्या करवा देंगे माइनस, जो हमारे पास आंसर आया था, तो 5 माइनस 1.25 करेंगे तो 3.75, ये हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और जो हमारे पास एक्सेस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन एक्सेस मोल से हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने का मेथड होता है कि ये जो मोल है इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाए उसके मॉलिक्यूलर मास या उसके एटॉमिक मास से, जिस चीज का आपने नंबर ऑफ एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट मालूम कर रहे थे। एक्सेस मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास पता है कि वो एक्सेस मोल किसके आते हैं, नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन का हम एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास होता है 28, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 105 ग्राम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह हमने ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए। दैट्स इट।